नमस्ते साथियों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बहुत ही छोटा सा अंडरस्टैंडिंग वाला और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। शुरू करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शंस थ्रू अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो एक काल्पनिक गांव है और साथ में ही ऐसा गांव जहां पे सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। द विलेज ऑल्सो हैज सिविरल वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज। पालमपुर में फार्मिंग जो है वो एक प्रमुख एक्टिविटी है। द विलेज ऑल्सो हैज सिविरल अदर एक्टिविटीज, और इस विलेज में साथ में ही जो सिविरल दूसरी भी एक्टिविटीज इंक्लूड है, सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी छोटे उद्योग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट etc कैरिड आउट द लिमिटेड स्केल। लेकिन ये सभी जो हैं वो एक लिमिटेड एरिया है, तो ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज लेवल में। वहाँ गाँव के आसपास की जितनी दूध की मिल्क की सप्लाई हो सकती है वो उतना कर सकते हैं, इतना है छोटे स्केल्स में। पालमपुर इज द फेयरली कनेक्टेड विद वेल डेवलप्ड इसके सिस्टम ऑफ रोड्स। जो पालमपुर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाँवों से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेहतर तरीके से है, इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर भी वहां पे मौजूद हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर टेक्स अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस एक्टिविटीज इन द विलेजेस। और साथ में ही इस विलेज में दूसरे कृषि के अलावा दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। इन इंडिया, भारत में फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन। जो फार्मिंग कृषि होती है वो बहुत ही मेन प्रोडक्शन है, एक्टिविटी अक्रॉस विलेज। और गांवों में फार्मिंग कृषि करना भारत में बहुत ही प्रमुख और प्रथम कार्य माना गया है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, जब हम किसी प्रोडक्शंस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक नीड्स हमें चाहिए होती है। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शंस इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, विच रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल कंपोनेंट्स। जब गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए जो फोर कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट कौन सा है? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। वहां की भूमि होनी चाहिए। कहीं कंपनी बनानी है तो जरूरी है कि लैंड हो। ऐसा नहीं है कि बिना लैंड की हवा में भूमि बना कोई फैक्ट्री बनाती, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये लैंड सबसे पहली बात क्या है कि लैंड। और दूसरा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास में होना चाहिए, है ना। ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास में होने चाहिए, सच एज के नेचुरल रिसोर्सेज कौन? वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, मिनरल्स उसको चाहिए तो वहीं मिल जाए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियां लगाई है और मिनरल्स जो है दूसरे देशों से मंगा रहा है तो ये उसकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। उसके साथ में लेबर, और लेबर कौन सी? चीप लेबर, यानी कि जो कम रेट में उनको मिल जाए, यानी जो मजदूर हैं। फिजिकल कैपिटल, जो काम कर सकें बेहतर तरीके से, फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल एंड मनी। देखिए जो फिजिकल कैपिटल सजेस्ट टूल्स, उनको जो औजार हैं वो सारे मिल जाए, मशीन्स जितने भी कारखानों में लगाने हैं मशीनें वो, एक भवन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल जो भी है वो, और साथ में क्या हो? पैसा। देखिए भूमि भी है, पैसा, अगर पैसा नहीं होगा तो वो कंपनी चलेगी नहीं, तो जरूरी है कि उनको क्या हो? पैसा प्रोवाइड हो। वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो रिक्वायर्ड during the process of productions such as the yarn used by the weaver and the clay used the pottery। जिस प्रकार से अगर कोई रॉ मटेरियल उनको मिलता है, जैसे कि यार्न से क्या मिलता है? ऊन मिलती है, और उसी प्रकार से जो क्ले होता है उससे हम पोटर यानी कि मटके वगैरह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो ये यूजफुल होना चाहिए। मनी इज ऑल्सो एसेंशियल ड्यूरिंग प्रोडक्शंस। मनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन सभी प्रोडक्शन के। एंड बोथ ऑफ देम इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और साथ में ही जो वर्किंग कैपिटल कैसे? जो कोई औजार हो गया जैसे, और साथ में ही वर्किंग कैपिटल कौन? जो लोग भी होते हैं वो भी उनको आसानी से मिल जाए। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेजेबल एंड रिक्वायरमेंट। ये तो तीन है ये, और फोर्थ नंबर क्या है? सॉरी वो गलत बता दिया था मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये हो गया, और फोर्थ क्या है? रिक्वायरमेंट नॉलेजेबल एंड इंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। और ऐसा हो कि जैसे कंपनी, मान लो आपने कोई कंपनी बनाई, अब कंपनी में आपने सारी चीजें इकट्ठा कर ली। अब इकट्ठा कर ली, जैसे लकड़ी की कोई है, आपको फर्नीचर की कंपनी बनाई और लकड़ी इकट्ठा कर ली, प्लेस भी है, मशीन भी इकट्ठा कर ली। अब किसी भाई को पता ही नहीं है कि टेबल कैसे बनानी है, तो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेबल इस तरीके से बनता है, पहले ऊपर एक प्लेट लगानी होती है, फिर साइड में 4 डंडे लगाने होते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉलेज। तो फोर्थ नंबर नॉलेज उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंड और लेबर एंड द फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस ऑफ आउटपुट। द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शंस आर कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो एक किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है कि क्या हो? क्या वर्किंग कैपिटल हो, और वर्किंग कैपिटल के साथ में ही उसको लेबर प्रोवाइड हो गया, फिजिकल कैपिटल भी मिल जाए, है ना। ये सारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी इनको मिल सके। तो ये 4 चीजें इसमें हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है प्रोडक्शंस का, यानी कोई क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शंस, तो उसकी, या फिर व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोडक्शंस, तो इस प्रकार से आप 4 चीजें, सबसे पहले लैंड, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल ये सारी, फिर वर्किंग कैपिटल में क्या? नॉलेज और पीपल्स, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें हैं।
अब देखिए फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर की क्या स्टोरी है वो देखते हैं हम कि पालमपुर में क्या होता है। अब पालमपुर में लैंड इज फिक्स, फर्स्ट पॉइंट। देखिए कोई भी भूमि होती है ना वो फिक्स रहती है, ऐसे नहीं है कि आप खींच के उसको दूसरी जगह लेके चले गए या कहीं दूसरी जगह पे उसको काम कर दिया। लैंड इज फिक्स फॉर पालमपुर विलेज फार्मिंग इन देयर मेन प्रोडक्शन। जो पालमपुर का गांव है उसमें जो फार्मिंग है वो बहुत ही मेन है, यानी अधिकतर जो लोग हैं वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। एंड द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। और अधिकतर लोग जो है वो किससे प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग से, यानी गेहूं उगा दिया, वीट उगा दिया है ना, मैज उगा दिया, और छोटे छोटे जो काम है जो कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित है, बहुत सारे काम करते हैं। बट देयर इज अ बेसिक trend in rising farm productions, the land area under cultivations is practically fixed। लेकिन पालमपुर में ये भी एक बात है कि जो भूमि है वो सारी फिक्स है, वो बड़ी नहीं है, लेकिन जो फिक्स कैपिटल पे ही उनको सारा काम करना होता है। सेकंड चीज देखिए, दिस फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ रहे हैं हम, और फार्मिंग इन पालमपुर में इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ये जरूरी है कि कोई व्यक्ति सेम लैंड पर अधिक कोई उपज सकते? मान लो ये भूमि है, मान लो इस प्रकार की भूमि है, यदि इस पे मैं कहूं 1 टन अनाज हो रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है क्या कि इस पे मैं 2 टन अनाज कर सकूं? तो यस इट इज पॉसिबल। कैसे? यहाँ पे 1 टन में आप नेचुरल तरीके से कर रहे हैं फार्मिंग, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HYC सीड्स का यूज करूंगा और साथ में फर्टिलाइजर्स और उनका यूज करूंगा, तो भूमि की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ in the rainy season खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। खरीफ फार्मर्स में जो क्या लोग क्या जवार और बाजरा उगाते हैं। फॉलोड बाय द कल्टिवेशंस ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और साथ में ही लोग पोटैटो इसमें बिटवीन दिसंबर और अक्टूबर में इसके साथ में क्या कर ले कि पोटैटो, जैसे खरीफ और जवार तो उगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में पोटैटो जो सेलिंग करने के लिए वो भी उगाते हैं। इन विंटर फार्मिंग, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, और विंटर में क्या करें, इन विंटर फार्म ग्रो व्हीट एंड द पार्ट ऑफ द लैंड इज डिवर्टेड द शुगर कैन। और जो विंटर टाइम है उसमें गेहूं तो उगाए हैं लोग, लेकिन उसके साथ में क्या शुगर कैन उगाते हैं। हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो हार्वेस्टिंग है वो प्रत्येक साल होना चाहिए। ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन, बहुत बेहतर तरीके से इरिगेशन होना चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए। फार्मर्स कैन ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं उसको 3 प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो उगानी चाहिए। साथ में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिंचाई तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचनी चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स द ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन पीसेस ऑफ लैंड। हम अगर मल्टीपल टाइप्स हैं अगर क्रॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि सिंगल क्रॉपिंग के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा ही मिलता है। मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे? जैसे मान लो जवार उगा दिया, बाजरा उगा दिया, इसके साथ में पोटैटो उगा दो, और उसके साथ में जैसे व्हीट उगा रहे हैं तो उसके साथ में क्या शुगर केन उगा दो। तो इस तरीके से सारी चीजें हो जाए, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, और साथ में वीट के साथ क्या कर रहा हूं, शुगर। और ये देखिए इरिगेशन बहुत बेटर तरीके से हो। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, है ना। और उसके साथ में ही मल्टीपल क्रॉपिंग मींस द ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑफ द पीसेस ऑफ लैंड। जब हम एक से अधिक प्रकार की फसल उगाते हैं तो फसलें अधिक होती है। अनदर वे फॉर हायर यील्ड इज द मॉडर्न फार्मिंग, जिसकी मैं HYC सीड्स की बात कर रहा था, है ना। तो HYC सीड्स हम मॉडर्न फार्मिंग इन द लेटर 1916 द ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1816 में, है ना। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंट्रोडक्ट द इंडियन फार्मर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज। जो हाई यील्ड HYC सीड्स का यूज किया गया था, उसके सामने ही हम देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशंस में कि इससे जो अनाज है वो बहुत ही ज्यादा हो गया था। यदि मान लो 2300 टन कहीं अनाज हो रहा है, ठीक है, बेसिक्स है, अगर हम HYC सीड से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3300 टन हो जाएगा, यानी 3300 टन इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम सेम भूमि पर जो क्रॉपिंग है वो बढ़ा सकते हैं। अब थर्ड है विल द लैंड सस्टेंस। लैंड को सस्टेंस, क्या जो लैंड है वो सस्टेंस होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। जो नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती है उससे ये जो है कौन सा, एक सेकंड ना, नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग करते हैं उससे HYC सीड्स से जो यूज करते हैं वो ज्यादा नुकसानदायक है। ड्यू टू द increased use the chemical fertilizers the soil lost the its fertilizers। जब हम केमिकल का ज्यादा यूज करते हैं तो सोइल की जो पावर होती है वो खत्म होने लग जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलाइजर एंड ग्राउंड वाटर वर्ड डिस्ट्रॉयड। क्योंकि देखिए केमिकल होता है तो केमिकल को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है ना। पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो हम जमीन से ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो डाउन होता चला जाएगा। एंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देन। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर एक बार डाउन हो गया तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये जिसको वापस रीस्टोर करना, यानी कि इसको वापस लाना।
हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर के जो लोग हैं उसमें किस प्रकार से जो लैंड है वो बांटा गया है। देखिए ये स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स वो लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, और जो मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर है इसमें क्या है 2 हेक्टेयर से इनकी भूमि ज्यादा है, ठीक है। और ये कितने लोग हैं, तो ये देखिए ये लोग कितने हैं 36% है, और बाकी ये लोग कितने हैं मीडियम और 20 ये बाकी के 80% जो लोग हैं वो सारे कौन है यहाँ पे जो मीडियम एंड लार्ज जो लार्ज फार्मर्स हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में जो किस प्रकार से बांटा गया है। द लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग, जो लैंड होता है किसी भी तरह की फार्मिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन पालमपुर अबाउट वन थर्ड ऑफ द फैमिली, 1/3 फैमिली कितने में से 450 में से है ना, आर लैंडलेस, उनके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है। मतलब कितने लोग हो गए 3 और 5 यानी कि 150 जो फैमिली है उनके पास क्या है किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, वो किसी दूसरे पे काम किया है। दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो दलित लोग हैं उनके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं है। और सेकंड 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, और 240 जो लोग हैं जो फैमिलीज हैं उनके पास क्या हो गया, उनके पास नहीं है किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है। 1/3 सही है, 3 1 और ये 5 15, ठीक है सही है। हाँ ये क्या 240 जो फैमिली है वो किसी प्रकार के उसके पास भूमि नहीं है, यानी कि 240 जो फैमिली है वो क्या है स्मॉल प्लॉट्स फॉर लैंड फॉर 2 हेक्टेयर इन साइज, 2 हेक्टेयर से कम की भूमि उनके पास है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज और मीडियम एंड लार्ज, जो 60 परिवार है वो ऐसे हैं जो क्या है उनके पास कल्टीवेशन 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है इनके पास में। क्लियर, तो ये देखो कितनी हो गई 240 और 60, ये ऐसे हैं 240 जिनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है, 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है, और ये क्या है 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है इनके पास। तो 240 और 60 300, और 300 प्लस 150 450 होगा। यस, तो इतनी फैमिली है जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इनको। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। यस, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेटर देयर ओवन लैंड, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके कल्टीवेशन करते हैं उनके खुद की भूमि पर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबरर्स टू कल्टिवेटर देयर फील्ड्स हु कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखिए जो स्मॉल फैमिलीज होती है वो तो उनकी खुद की भूमि पर सारा कार्य करती है, लेकिन जो मध्यम और बड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं उनकी भूमि पर हायर करते हैं, हायर यानी कि लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनकी भूमि को काम कराते हैं। फार्म लेबर विल नॉट हैवी एनी फार्म लेबर्स विल नॉट हैव एनी राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रो ऑन द लैंड, उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है कि जो अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह आया है तो वो ये कहने का अधिकारी नहीं है कि आपको क्या करना है कि हमें प्रोवाइड करना है, ये इस तरीके की हम फसल उगाएंगे। जो उसका मालिक कहेगा, ठीक है, लैंड ओनर जो कहेगा उसको उस चीज उगानी है। दे विल बी पेड वेजेस फॉर देयर वर्क which can be cash of in kind, example crop, sometimes laborers get males also, wages vary where from regions of region crop to crop। या तो वो क्या करें कभी कभी किसी प्रकार से, देखिए कभी कभी उनको पैसा दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है जो छोटे स्मॉलर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आज तू मेरी भूमि में काम कर ले, कल मैं तेरी भूमि में काम कर लूंगा। तो क्रॉप टू क्रॉप एंड अदर द वन फार्म एक्टिविटी अनदर फ्रॉम लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ऑफ ऑन द डेली बेसिस। देखिए एक तो ये काम हो गया, अगर लेबर कह रहा है कि इस तरीके से काम करना है कि एक दिन तू मेरे काम पे कर ले, एक दिन मैं तेरे काम कर, लेकिन मीडियम और लार्ज लेवल के क्या करते हैं, या तो वो क्रॉप के बदले क्रॉप दे देते हैं कि इतना क्रॉप तुम दे मेरे को और उतना सारा उगाएंगे और उगाने के बाद इतना तेरा सारा हो जाएगा और उसमें बाद भागीदारी कर देंगे। और कुछ फार्मर ऐसे हैं डेली बेसिस पे काम करते हैं कि लगातार उसको तेरे को यहाँ पे मेरा हिजारी के रूप में तेरे को काम करना ही है। फॉर द वन पर्टिकुलर फ्रॉम एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, और इसमें से एक तरीके से कौन सा हो सकता है डेली बेसिस पे हार्वेस्टिंग, क्योंकि हार्वेस्टिंग है वो साल भर की जाती है, तो हार्वेस्टिंग एक तरीका हो सकता है। और फॉर वॉल ईयर, ये पूरे साल ये काम करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। नाउ कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, हाँ नेक्स्ट है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। Modern farming methods required a great deal for capital. Most small farmer borrows money from the large farmers or village mainly leaders, lenders or traders who supply various inputs of cultivations. The rate of interest on such loans is very high. कुछ cultivations जो लोग होते हैं क्या करते हैं कि ये भूमि है इनको कल्टीवेशन करने के लिए बड़े लोगों के साथ में पैसा लिया जाता है, उधार पैसा लिया जाता है, और लेकिन उनके जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओवन सेविंग
फॉर्म फार्मिंग, लेकिन जो मध्यम और जो ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके पास खुद की सेविंग होती है। दे आर थस यूज्ड अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और वो क्या करते हैं कि जिस तरीके से जो मीडियम और लार्ज लेवल के फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की सेविंग होती है, और ये इनके फर्स्ट के पास सेविंग नहीं होती है, तो ये तो क्या करते हैं, इनसे उधार ले लेते हैं। और सेकंड वाले क्या करते हैं कि फार्मर की खुद की सेविंग होती है, तो ये लोग दूसरों से पैसा खुद सेव रखते हैं, और सेव रखने के साथ में जो फार्मिंग है उसमें यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए सरप्लस क्या होता है, 7 चीज, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। इनके पास खुद की सेविंग होती है और इनके पास क्या होता है, ये दूसरे से इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते हैं। सरप्लस किसे कहते हैं? सेल ऑफ सरप्लस फॉर प्रोडक्शंस, द वेट एंड फार्मर प्रोड्यूस फॉर द लैंड इज रिटर्न्ड इन पार्ट फॉर देयर फैमिलीज कंजप्शंस एंड दे सेल द सरप्लस व्हीट ओनली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। ठीक है, सरप्लस मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सरप्लस मान लो किसी फार्मर, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि ये जो कोई व्हीट है इसको फैमिली के लिए, जरूरत के लिए उसको उगाया और उतना उसकी फैमिली ने यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो बाकी जो लोग होते हैं वो उसका जितना यूज किया उतना तो रख लिया और बाकी जो बचा है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो 100 kg अनाज उसके हुआ और 100 kg में से 100 kg उसका यूज कर लिया, तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार का सरप्लस नहीं होता है। अगर मान लो किसी का 200 हुआ है, 200 kg अनाज हुआ है और 100 kg उसने क्या कर लिया, सेविंग कर लिया अपनी, तो ये जो 100 है ना, जो बचा हुआ है, इसमें से जो 100 kg अनाज बचा हुआ है, 100 kg अनाज जो इसका बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम सरप्लस। क्या कहेंगे? सरप्लस, और इसे कहते हैं सरप्लस। तो यही सरप्लस होता है जो 100 kg एक्स्ट्रा, और इसको ये क्या कर सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है। क्लियर? बढ़ते हैं। यस, नॉन फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज, पालमपुर में क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो हम देखते हैं। 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन द पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। जो 25%, 75% एक तरफ हो गए और 25% एक तरफ हो गए, तो ये 25% जो लोग हैं वो क्या है, फार्मिंग में रिलेटेड है। लेकिन जो ये है, ये सभी कौन है, नॉन फार्मिंग में है। ये तो फार्मिंग में है, ये नॉन फार्मिंग में है। नॉन फार्मिंग में ऐसे जो कृषि से संबंधित कार्य नहीं करते हैं। जो इसमें बाकी जो कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं तो वो देखते हैं। फर्स्ट, डेयरी, द अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। जो डेयरी है, दूध का जो उद्योग है वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। सम पीपल्स आर एंगेज्ड इन डेयरी एंड द मिल्क इज सोल्ड इन द नियर बाय विलेज। कुछ लोग जो डेयरी में उद्योग खोलते हैं और साथ में ही ये एंगेज्ड डेयरी में मिल्क को सेल करते हैं आसपास के गांवों में। सेकंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, छोटे उद्योग बनाते हैं। अब छोटे उद्योग में क्या क्या है देखिए। पीपल आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विच इज कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड्स, जो बाहर की तरफ काम करते हैं। दिस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, और इसमें ये जो लोग हैं स्मॉल छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और पालमपुर से हो सकता है कि दूसरी जगह पे भी काम करें। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, या और पालमपुर में क्या है, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। तो शॉपकीपर्स में कौन, ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट से ये लोग सामान खरीदते हैं और पालमपुर में बेचते हैं। सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, और गांवों में लाके बेचते हैं। जैसे कि जनरल स्टोर वाले इन द विलेज सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, जैसे कि गेहूं, वीट यानी सॉरी राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूं, शुगर यानी कि शक्कर, टी यानी कि चाय पत्ती, ऑयल और बिस्कुट, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज है ना, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी आप किराना स्टोर पे चीजें देखते हैं वो होलसेल में लेके आता है पालमपुर में, और पालमपुर में वो सेलिंग कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपमेंटिंग सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्ट डेवलपमेंटिंग सेक्टर है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये हो गया, थर्ड भी ये हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। और ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्लूड रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर है ना, ट्रेडिशनल बुलॉक, चार्ट्स एंड बगेज। They transport people and goods from one place to another place, in return get paid for it। और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ तांगा चलाते हैं, कुछ जो ट्रेडिशनल ब्लॉक्स कार्ड्स है वो चलाते हैं, बोगीज चलाते हैं, जीप चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट से कुछ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। ये सारे क्या है, यहाँ पे नॉन फार्मिंग में इंक्लूडेड है। क्लियर? नॉन फार्मिंग वही जो आपके आसपास जितने भी आप दुकान वालों को देखते हैं वो सारे नॉन फार्मिंग में ही है ना। तो इस प्रकार से ये सारा पूरा चैप्टर है। और इसमें जैसे कि आप क्या करें कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी बुक में क्या है, जैसे एग्जांपल पढ़ाइए, तो मैंने पूरा चैप्टर आपको पालमपुर का समझा दिया है। पालमपुर के गांव के पास में शिवगंज है, वो सारा सामान लेके आते हैं। तो ये सारी चीज एनसीईआरटी में, जैसे तेजपाल का एग्जांपल दिया हुआ है, तेजपाल सरप्लस सेल करता है, तेजपाल के यहाँ दूसरी व्यक्ति काम करते हैं, तेजपाल के साथ में कुछ दूसरे जो फार्मर्स है वो डिस्कस करते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बाकी आप एक दो बार वीडियो, छोटा सा वीडियो है, इसको देखें, समझ में आ जाएगा।
इसी के साथ अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, विलेज ऑफ पालमपुर। और अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शिमाली सर नाम से ही मेरा चैनल बना हुआ है। और वहाँ पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ शॉर्ट वीडियो होता है तो मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।